तो आज का हमारा टॉपिक है कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र एवं महत्व यानी स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि अर्थशास्त्र के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है, फिर इसका कहाँ कहाँ क्या क्या महत्व है, ताकि इसको समझने में हमको आसानी हो। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र यानी एक एक करके समझते हैं, यानी स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। तो प्रोफेसर किन्स के अनुसार अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न 3 महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाना चाहिए। नंबर 1, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है, यानी व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर 2, अर्थशास्त्र की प्राकृतिक या स्वभाव क्या है, यानी व्हाट इज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। नंबर 3, अर्थशास्त्र की सीमाएं क्या है, यानी व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। यानी ये अर्थशास्त्र का 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ठीक है, अब इन तीनों क्षेत्र को एक एक करके हम लोग अध्ययन करेंगे। यानी इकोनॉमिक्स में सबसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है समझा स्टेप बाय स्टेप, यानी इसको पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अर्थशास्त्र का विषय सामग्री क्या है। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री यानी सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत हमें अलग अलग अर्थशास्त्रियों द्वारा अलग अलग विचारधाराओं को समझना होगा। तो सबसे पहला जो हमारा विचारधारा है वह है धन संबंधी विचारधारा, यानी वेल्थ ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। धन संबंधी विचारधारा देन जिसके जो निर्माता है, ये इसके जो प्रमुख अर्थशास्त्री वो एडम स्मिथ हैं। यानी कि धन संबंधी विचार किसकी देन है, वो एडम स्मिथ के देन है। इसके अंतर्गत एक आर्थिक मनुष्य की कल्पना कर ली जाती है तथा अर्थशास्त्र में इसी आर्थिक मनुष्य की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो धन संबंधी विचारधारा के अंतर्गत हमें अर्थशास्त्र में धन क्या है, धन कैसे कमाया जाए, धन का वितरण एवं प्रयोग कैसे किया जाए, आदि बातों का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार धन अर्थशास्त्र की एक प्रमुख विषय सामग्री बन गई है। यानी जो हमारा पहला विषय सामग्री है वो धन संबंधी विचारधारा है। इसकी देन किसके, प्रोफेसर एडम स्मिथ की। यानी जो धन संबंधी विचारधारा है वो एडम स्मिथ की है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि अर्थशास्त्र में धन क्या है, धन कैसे कमाया जाए एवं धन का वितरण एवं प्रयोग कैसे किया जाए। ठीक है, दूसरा नंबर 2, कल्याणवादी विचारधारा यानी वेलफेयर ओरिएंटेड कंसेप्ट। ये जो कल्याणवादी विचारधारा है इसकी जो है प्रोफेसर मार्शल की देन है। यानी कल्याणवादी विचारधारा के प्रमुख अर्थशास्त्री प्रोफेसर मार्शल हैं। मार्शल तथा पेगु ने धन की अपेक्षा मानव कल्याण की बात को प्रमुख स्थान देकर यह स्पष्ट कर दिया कि धन व्यक्ति के लिए है, ना कि व्यक्ति धन के लिए है। अर्थात अर्थशास्त्र की इस विषय सामग्री में हम लोग पढ़ते हैं कि सामाजिक मनुष्यों के साधारण व्यापार संबंधी उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिनका संबंध भौतिक कल्याण से हो। यानी कल्याणवादी विचारधारा में प्रोफेसर मार्शल ने धन के स्थान पर उन्हें कल्याण को ज़्यादा महत्व बनाया। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र में उन सभी आर्थिक क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाना चाहिए जिससे सामाजिक लाभ यानी सामाजिक कल्याण उत्पन्न होता हो। ठीक है, नंबर 3 है दुर्लभता संबंधी विचारधारा यानी स्कैर्सिटी ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। दुर्लभता संबंधी विचारधारा है जिसके जो प्रमुख अर्थशास्त्री हैं वो हैं प्रोफेसर रॉबिन्सन। प्रोफेसर रॉबिन्सन के अनुसार अर्थशास्त्र में उन सभी व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है जो चुनाव की समस्या से घिरे हुए हैं। अर्थात हम सब जानते हैं कि अर्थशास्त्र में क्या होता है कि सभी व्यक्तियों की आय एवं साधन निश्चित होते हैं और उनकी आवश्यकताएं अनंत होती है। अर्थात उनकी आवश्यकताओं और सीमित साधनों के बीच जो चुनाव की समस्या होता है उन्हीं का अध्ययन हम लोग दुर्लभता संबंधी विचारधारा के अंतर्गत करते हैं। नंबर 4 आता है विकास केंद्रित विचारधारा यानी ग्रोथ ओरिएंटेड कंसेप्ट। अब विकास केंद्रित विचारधारा क्या है कि आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक काल में विकास केंद्रित विचारधाराओं का जन्म दिया। यानी जो विचार केंद्रित विचारधारा है इसके जो जन्मदाता है वो आधुनिक अर्थशास्त्री हैं। इनमें से प्रोफेसर सैमुअल्सन तथा उनके साथियों ने अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में सीमित साधनों के वितरण तथा आर्थिक विकास दोनों बातों को सम्मिलित किया। यानी विकास केंद्रित जो विचारधारा है इसके अंतर्गत सीमित साधनों का वितरण तथा आर्थिक विकास दोनों बातों को सम्मिलित किया गया है। आज भी मनुष्य के सामने असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि की समस्या बराबर बनी हुई। इन सब बातों को ध्यान रखते हुए अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत 5 विभाग बांटे गए हैं। यानी अर्थशास्त्र को समझने के लिए उसके अंतर्गत से 5 विभाग में विभक्त कर दिया गया है और इन 5 विभागों को अगर हम अच्छी तरीके से समझें तो हम अर्थशास्त्र को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो इनका 5 विभाग कौन कौन है, चलिए इसको जानते हैं। तो नंबर 1 में है उपभोग यानी कंजप्शन।
नंबर 2 उत्पादन यानी प्रोडक्शन, नंबर 3 विनिमय यानी एक्सचेंज, और नंबर 4 वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 5 राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस। अब इन सभी विभागों को हम एक एक करके अध्ययन करेंगे कि ये विभाग क्या है, इसके अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, जिससे हमको आगे आने वाले जो हमारे चैप्टर है उसमें हमको पता चल जाएगा कि कौन सा टॉपिक किस विभाग से रिलेटेड है। तो चलिए इन सब का एक एक करके हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उपभोग का, यानी पहला जो हमारा विभाग है उपभोग यानी कंजप्शन का। तो उपभोग अर्थशास्त्र का एक प्रमुख विभाग है। कुछ अर्थशास्त्री इस विभाग को अर्थशास्त्र का आदि और अंत दोनों मानते हैं। उपभोग में वस्तु और सेवाओं की उपयोगिता यानी उसकी यूटिलिटी को नष्ट करने की क्षमता होती है। यदि ऐसा नहीं होता तो उत्पादन, रोजगार तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं का जन्म ही नहीं होता। उपभोग के अंतर्गत हम मानवीय आवश्यकताओं की प्राकृतिक उपयोगिता तथा उससे संबंधित नियमों जैसे मांग तथा मांग का नियम, उपयोगिता का कर्मवाचक विश्लेषण आदि अनेक बातों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो हमारा जो पहला जो विभाग है वो उपभोग है। तो उपभोग में क्या होता है कि बहुत सारे अर्थशास्त्री जो हैं उपभोग को ही आदि और अंत मानते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए किसी वस्तु कि उसकी उपयोगिता क्या होती है, हर वस्तु की एक अपनी उपयोगिता होती है, इसीलिए उस वस्तु का क्रय एवं विक्रय होता है। जब किसी वस्तु की उपयोगिता जो होती है, इसको अगर एक बार हम यूज करते हैं तो उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है, क्योंकि किसी वस्तु का अगर उपभोग किया जाए तो उसकी उपयोगिता खत्म होती है। अतः किसी भी वस्तु की उपयोगिता को नष्ट करने की क्षमता उपभोग में होता है। ठीक है, तो उपभोग क्या करते हैं, जब किसी वस्तु की उपयोगिता अगर खत्म होती है तो फिर पुनः उसकी उपयोगिता प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी वस्तु चाहिए, और दूसरी वस्तु प्राप्त करने के लिए हमको उत्पादन करना होगा, और उत्पादन करने से हमको रोजगार बढ़ता है। यानी एक के बाद एक क्रिया, आर्थिक क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझें उपभोग क्या है। उसके बाद नंबर दूसरा जो हमारा विभाग है उत्पादन का यानी प्रोडक्शन का। तो उत्पादन अर्थशास्त्र का दूसरा महत्वपूर्ण विभाग है। यानी अर्थशास्त्र में उपयोगिता के सृजन को उत्पादन कहा जाता है। जैसे कि हम लोग अभी पहला बार पढ़े कि उपभोग क्या है, तो उपभोग जब एक बार किसी वस्तु कर लिया जाता है तो उसकी उपयोगिता खत्म होती है, और फिर दोबारा उस किसी वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करने के लिए हम लोग उसका उत्पादन करते हैं। अर्थात किसी वस्तु की पुनः उसकी उपयोगिता का सृजन करना है उत्पादन कहलाता है, अगर आसान भाषा में कहें तो उत्पादन विभाग के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो उत्पादन विभाग के अंतर्गत हम जैसे उत्पादन में जो सम्मिलित होते हैं उसमें महत्वपूर्ण साधन जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन की विशेषता एवं उनसे जुड़े महत्वपूर्ण सिद्धांत एवं समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी उपभोग उत्पादन के अंतर्गत हम क्या क्या अध्ययन करेंगे, भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन से जुड़े उनसे महत्वपूर्ण सिद्धांत, उसकी समस्याएं, उसकी विशेषताओं को लोग अध्ययन करते हैं। नंबर 3 का जो हमारा विभाग है वो विनिमय का विभाग है यानी एक्सचेंज। तो नंबर 2 हो गया। अब नंबर 3 में बात करते हैं विनिमय का। तो वस्तुओं के उत्पादन को खपाने तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। यानी हम लोग पहले जानते हैं किसी वस्तु की उपयोगिता को पुनः वापस करने के लिए उस वस्तु का पुनः उत्पादन किया जाता है। अब वस्तु जब उत्पादन हो गया तो फिर पुनः उसकी खपत करने के लिए जिन जिन व्यक्तियों को उनकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए हम लोग क्या विनिमय का सहारा लेते हैं, एक्सचेंज का उपयोग किया जाता है, उसकी आवश्यकता होती है। तो अगर देखा जाए तो प्राचीन काल में विनिमय का कार्य वस्तु को अदल बदल कर लिया जाता था। यानी जो हमारा प्राचीन काल में था वो विनिमय किसके द्वारा होता था, अदला बदली प्रणाली के द्वारा, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। लेकिन जब से मुद्रा का आविष्कार हुआ है वस्तु विनिमय प्रणाली पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अब विनिमय का पूरा कार्य मुद्रा के द्वारा होने लगा है। अर्थशास्त्र में जो विनिमय विभाग है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि इसके अंतर्गत कीमत का निर्धारण, बाजार की समस्या, मुद्रा, बैंकिंग, बीमा तथा व्यापार संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। हमको यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि विनिमय के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, यानी कीमत का निर्धारण कैसे होती है, बाजार क्या है, बाजार की प्रमुख समस्या क्या है, बाजार कितने प्रकार की होती है, मुद्रा क्या है, बैंकिंग क्या है, बीमा तथा व्यापार संबंधी जो भी महत्वपूर्ण हमारा सिद्धांत है, उनसे जुड़ी समस्या है या तो उसकी उपयोगिता है, इन सब का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं विनिमय यानी वितरण के विनिमय के अंतर्गत करते हैं। अब नंबर 4 में हमारा आता है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। नंबर 4 हमारा विभाग है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के द्वारा जब संयुक्त रूप से उत्पादन कर लिया जाता है तब साधनों के बीच बंटवारे की समस्या जन्म लेती है, और इस समस्या को निपटाने के लिए वितरण विभाग का सहयोग लिया जाता है। इस विभाग में राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी गणना कैसे हो तथा लगान, मजदूरी, ब्याज, लाभ आदि के लिए बनाए गए अनेक सिद्धांतों का अध्ययन इस विभाग के अंतर्गत किया जाता है।
जैसे कि अभी हम आपको बताया कि उत्पादन उत्पादन किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिए उसमें अनेक प्रकार के साधन लगे होते हैं, जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, साहस तथा संगठन। और इन सभी साधनों के सहयोग से ही किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। जब इन संसाधनों का उपयोग किया जाता है, तब इनको भी अपना सहयोग के बदले इन संसाधनों का सहयोग के बदले इन्हें अपना हिस्सा चाहिए। यानी उस वस्तु के उत्पादन में जो उन्होंने भूमिका दी है उसके बदले इन्हें भी अपना हिस्सा चाहिए। तो इन सब का तो इन संसाधनों का भी अपना हिस्सा चाहिए। तो इनको हिस्से को बंटवारे करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वितरण का अध्ययन करते हैं। यानी जैसे कि श्रम अगर पूंजी है, अगर हम पूंजी का उपयोग करते हैं तो उसको ब्याज चाहिए। अगर श्रम है तो उसको, अगर कोई लेबर है तो उसको मजदूरी चाहिए। अगर भूमि है तो उसको किराया चाहिए। अगर साहसी है तो उसको अपना लाभ चाहिए। इन सभी को उन्हीं वस्तु के उत्पादन में से अपना अपना हिस्सा लेना होता है। नहीं अपना अपना जो उसका योगदान के बदले जो हिस्सा होगा वो लेगा। तो इन सभी का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, वितरण विभाग के अंतर्गत करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन कैसे किया जाता है, लगान क्या है, लगान का निर्धारण कैसे होता है, मजदूरी क्या है, मजदूरी का निर्धारण कैसे होता है, लाभ क्या है, ब्याज क्या है, आदि अनेक इन सब से जुड़े हम लोग अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इसके बाद हमारा नंबर 5 का जो विभाग है वो राजस्व यानी पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस क्या है, तो अर्थशास्त्र के इस पश्चिम विभाग में सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण के सिद्धांत तथा घाटे की वित्त व्यवस्था, प्रशुल्क नीति आदि महत्वपूर्ण बातों का अध्ययन किया जाता है। अब नंबर 5 जो हमारा विभाग है ये राजस्व का विभाग है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि राष्ट्रीय यानी सार्वजनिक आय क्या है, उसके बाद सार्वजनिक व्यय क्या होता है, सार्वजनिक ऋण क्या होता है, यानी घाटे की व्यवस्था क्या होता है, आदि इन सभी महत्वपूर्ण बातों का हम लोग अध्ययन नंबर 5 विभाग में करते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने समझ लिया कि अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री क्या है। तो अर्थशास्त्र की विशेष सामग्री में हमारा सबसे पहला जो है विचारधारा है वो धन संबंधी विचारधारा है। नंबर 2 में कल्याणवादी विचारधारा, नंबर 3 में दुर्लभता संबंधी विचारधारा और नंबर 4 में विकास केंद्रित विचारधारा। और फिर इन्हीं सभी में विचारों को मिलाकर इसका एक अलग इस अर्थशास्त्र को समझने के लिए इसे 5 विभागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 में आता है उपभोग, नंबर 2 में उत्पादन, नंबर 3 में विनिमय और नंबर 4 में वितरण और नंबर 5 में राजस्व। अब इन विभागों के माध्यम से हमको आसानी से समझ लेते हैं कि हमें आगे पढ़ने वाले हैं किस विभाग में हमको किस किस टॉपिक पढ़ना है, जिससे हम लोग आगे पढ़ने में बहुत आसानी होती है। ठीक है, जैसे हम लोग उपभोग में देखा कि उपभोग में हमने किस किस टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें उपयोगिता क्या होती है, मांग क्या होता है, मांग का नियम क्या होता है, इन सब चीज़ हम उपभोग विभाग के अंतर्गत पढ़ते हैं। नंबर 2 जो उत्पादन विभाग था इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि श्रम क्या होती है, पूंजी क्या होता है, भूमि क्या होता है, साहस, संगठन आदि क्या होता है। नंबर 3 जो विनिमय है इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि मुद्रा क्या है, बाजार क्या होता है, बैंकिंग क्या है, बीमा क्या है, व्यापार क्या होता है। इन सब का हम लोग विनिमय विभाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और वितरण विभाग के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय क्या होता है, इसकी गणना कैसे की जाती है, लगान क्या होता है, मजदूरी क्या होता है, ब्याज क्या होता है, ये सब हम पढ़ते हैं नंबर 4 यानी वितरण विभाग के अंतर्गत पढ़ेंगे। और राजस्व विभाग के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आय, सार्वजनिक आय क्या होती है, सार्वजनिक व्यय क्या होता है, सार्वजनिक ऋण क्या होती है और घाटे की व्यवस्था क्या होता है। इस सब का हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक फाइनेंस में पढ़ते हैं। इस तरह से हम 5 विभाग का आप लोग समझ गए। अगर इससे जुड़े आपको कोई भी समस्या है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब आगे जो हमारा है क्षेत्रीय अर्थशास्त्र का जो नंबर आगे के क्षेत्र में क्या है, पहला था अर्थशास्त्र विशेष सामग्री, उसके बाद नंबर